हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज कर रहे हैं हम स्टैटिक जीके की क्लास, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट 40+ एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो हमारी है आपको पूरी बिना स्किप करते हुए देखते चलना, और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन सार सहित करवाएंगे, जिनसे रिलेटिव और भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे। तब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मां सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ गया है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन व जेम्स पी जुल्ले। तो फ्रेंड्स आपको इससे मैं रिलेटिव एक ट्रिक बता देता हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो इसकी एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। तो देखिए ई से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने। किसने की थी, जे टी से क्या बन जाएगा, थॉमसन। तो किसने की थी, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। पी से क्या बनता है, प्रोटॉन, और खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। कौन हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड। अब ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। तो आपको ये याद रखना है ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, पै से बनकर प्रोटॉन, और खोजकर्ता कौन हो जाएगा, रदरफोर्ड। ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और च से क्या हो जाएगा, चैडविक। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह कि पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है। तो ये पूछ रहा जो थार रेगिस्तान है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह कि किन पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है। तो आपको ये बताना है। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या है, उदकलल, जावड़ी, सेवरोय और अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली, यानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर अरावली। जैसे हमारा ऐसे भारत का नक्शा होता है, तो देखिए हमारी जो अरावली होती है यहां से शुरू होके यहां से गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान के मध्य से होते हुए हरियाणा से होते हुए और कहां चली जाती है, दिल्ली तक। यानी जो हमारी अरावली श्रृंखला ये कहां से है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे क्वेश्चन ये भी आता है परीक्षा में, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगी, अरावली, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। आपको ध्यान में रखना सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली, और सबसे नवीनतम पूछ ले तो क्या जाएगा, हिमालय। सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी, हिमालय, और सबसे पुरानी क्या है, अरावली। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था। यानी पहला जो भारत रत्न होकर कोई विदेशी था वो पहला कौन था। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है, नेल्सन मंडेला, मिखाइल बोचामचम, जोसेफ ब्रोज टिटो, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो इनको भी मिल चुका भारत रत्न, ये भी क्या है, गैर भारतीय, और अब्दुल गफ्फार खान को भी मिल चुका, ये भी क्या है, गैर भारतीय। अब बात आती है कि पहला कौन था। तो पहला कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको कब मिला था भारत रत्न, इनको मिला था 1987 में। कब मिला था इनको, 1987 में। और नेल्सन मंडेला का पूछ ले कि कब मिला था, नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। तो पहला कौन हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे कौन हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा भारत रत्न है ये सबसे पहले कब दिया गया था,
तो ये सबसे पहले दिया गया था 2 जनवरी 1954 को। कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 व्यक्तियों को। आपको ध्यान रखना कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को सर्वप्रथम कितने व्यक्तियों को मिला था? 3 व्यक्तियों को। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहला किसको मिला था? पहला जो भारत रत्न मिला था वो कौन था? वो था हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। जब भारत रत्न मिला उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछ ले कि जो भारत रत्न था ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2 जनवरी 1954 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? तो हमें यह बताना जो स्वतंत्र सेनानी बताना हमें, जो काकोरी रेल का लूटकांड हुआ था जो यूपी में है। ये काकोरी रेल कांड कहां हुआ था? ये यूपी में है। फिलहाल की कहां ये जगह? यूपी में। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी नहीं था? तो देखिए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अशफाक उल खां। कौन हो जाएंगे इसके? राइट आंसर कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भगत सिंह, क्योंकि काकोरी रेल लूटकांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे। अब ये पूछ ले कि काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या जाइए? कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ध्यान में रखना फ्रेंड की ये जो काकोरी रेल लूटकांड हुआ था ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें शामिल कौन नहीं था? भगत सिंह। आपको ध्यान क्या रखना है? चलो ये तो इसमें भगत सिंह है, अगर पेपर में ऑप्शन में चेंज कर दे तो आपको याद रखनी है तीनों की तीनों कौन थे? शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद भी शामिल था, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल था और अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने। एक चौथा मिलेगा आपको, वही इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। देखिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पूछा फ्रेंड इसने, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हाइड्रोजन। क्या मिलता है सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन। कितना मिलता है? 71%। तो देखिए किस ऑप्शन में हाइड्रोजन? हमारे बी ऑप्शन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और दूसरा पूछ ले क्या आता? तो दूसरा क्या जाएगा? हीलियम। हीलियम कितना पाया जाता है? 26.5%। सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन। दूसरे क्या है? हीलियम 26। और अन्य जितने भी तत्व हैं, अदर तत्व हैं वो कितने हैं? 2.5% में। अदर सभी के सभी तत्व कितने आगे? 2.5% में। इसने ब्रह्मांड में पूछा है तो इसमें ब्रह्मांड का क्या जाएगा? राइट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आई होप कि आपको पता होगा कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य। और लोकसभा में 2 जो कौन होते थे? आंग्ला भारतीय। अब वर्तमान में परीक्षा में पूछ ले कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनों को भी नहीं करता। अब एक को भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? 104वां जो संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये अब जो 2 आंग्ला भारतीय मनोनीत किए जाते थे, अब ये नहीं कर सकता 104वां संविधान संशोधन के बाद। तो अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? लोकसभा में पहले कितने थे? 552। अब कितने होंगे लोकसभा में अधिकतम सदस्य? 550। अब राज्यसभा में कितने हैं? 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने होते हैं? 250। कितने होते हैं अधिकतम सदस्य? 250, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं और 238 क्या होते हैं? चुने जाते हैं। और अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? पूछ ले कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 245, जिसमें से क्या होते हैं? 12 तो मनोनीत किए जाते हैं और जो शेष बच गए
33 सदस्य बच गए, वो क्या होते हैं, चुन के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। वर्तमान में कितने हैं, 245। लोकसभा में पहले कितने अधिकतम सदस्य हो सकते थे, 552। अब 104वां संविधान संशोधन के बाद वो दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब वो नहीं किए जाते, तब कितने होंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो हमें बताना जो कौन सा है, तो जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और समाजवादी। तो देखिए इसमें क्या जोड़ा गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और आपको याद रखना कि सिर्फ प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, बाकी हमारी प्रस्तावना में अभी तक कोई छेड़खानी नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। और वे 3 शब्द कौन कौन से थे फ्रेंड्स, तो वे थे संप्रभु, समाजवादी, और तीसरा क्या था, धर्मनिरपेक्ष। आपको ध्यान रखना ये 3 शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और आपने इनकी तैयारी भी की है, तो आपको ये समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को लघु कथा संग्रह चेकबुक है, यानी किस लेखक की जो लघु कथा संग्रह चेकबुक है जिससे के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये बताना हमें किस लेखक की जो लघु कथा को संग्रह चेकबुक है, तो और उसके लिए उसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हमें ये बताना, तो देखिए इसके क्या क्या है, वासुदेव मोई, पद्मा सचदेव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और अमिताभ बागची। तो आपको ये बताना इसमें से कौन है। तो फ्रेंड्स सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या। तो आपको क्या बताना कि जो लघु कथा थी जिसका संग्रह क्या था, चेकबुक, उसके लिए उसे उनको क्या दिया गया था, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन से हैं जिनकी संग्रह को चेकबुक है। तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वासुदेव मोही। क्या हो जाएगा, वासुदेव मोही। तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव मोही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दोगारला और खारदुंगला दर्रे शामिल हैं, जिसमें 2 दर्रे शामिल है जो और लेह से लेकर वो तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है। और उसमें कौन से 2 दर्रे हैं, दोगारला और खारदुंगला दर्रे। तो ये बतानी है, तो वो जो पर्वतमाला उसका क्या नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या क्या नाम दिए ऑप्शन में, जांस्कर पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, लद्दाख पर्वतमाला और धौलाधार पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर बताना फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए सी, लद्दाख पर्वतमाला, जिसमें कौन कौन से 2 दर्रे हैं, दोगारला दर्रा और खारदुंगला दर्रा। और ये कहां से है, लेह से लेकर तिब्बत की सीमा तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए सी। आपको याद रखना फ्रेंड्स, क्या रखना है इसको याद, कौन सा, वो लद्दाख पर्वतमाला। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी को मानव विकास रिपोर्ट HDR निम्नलिखित में से किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है। तो ये बताना जो यूएनडीपी है, जो मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR है, तो किन संकेतों के माध्यम से विकास को मापती है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर, और चौथा क्या है,
स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विभाग विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो यूएनडीपी है वो एचडीआर की जो संकेतों के संयोजन के माध्यम को विकास को मापती है, वो किस किस को शामिल करती हुई 3 संकेत क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो हमें यह बताना फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत के वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा? MIDI डिवाइस। अब देखिए फ्रेंड्स, MIDI की फुल फॉर्म क्या है? तो MIDI की क्या हो जाएगी? म्यूजिकल, M से क्या हो जाएगा? म्यूजिकल, क्या हो जाएगा? I से फ्रेंड्स, I से हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, और D से क्या हो जाएगा? डिजिटल, और I से फिर क्या हो जाएगा? इंट्राफेस। इंट्राफेस यानी म्यूजिकल, इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल, इंट्राफेस, ये होता है MIDI की डिवाइस की फुल फॉर्म, जो वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने की एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस यानी हास्य गैस कहा जाता है? तो हमें यह बताना निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस यानी हास्य गैस कहा जाता है। आई होप कि इसका आपको आंसर पता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना कि इसका जो हास्य गैस होती है इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। उसका क्या नाम होता है? तो आपको उसका संकेत और उसका नाम बताना हमें कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स देखते हैं कितने स्टूडेंटों को इसका पता है जो अच्छे से तैयारी करा। तो फ्रेंड्स उसको पता है कि देखिए उसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो हमें यह बताना 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, वो यानी सबसे ज्यादा उसमें क्या घनी आबादी। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बिहार। और बिहार का पूछ ले कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 1106 प्रति किलोमीटर व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं बिहार में? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका जो क्या है? ये जनसंख्या घनत्व। आपको याद रखना है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति, नहीं प्रति किलोमीटर व्यक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो ये बताना प्रत्येक जो हमारी मकर संक्रांति आती है इसके अवसर पर 13 से 15 जनवरी के बीच एक सागर मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या लगता है? सागर मेला। और कब से कब तक लगता है? 13 जनवरी से 15 जनवरी तक। कब से कब लगता है? 13 जनवरी से 15 जनवरी तक। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स हमने इससे पहली वीडियो में भी करा दिए थे भारत रत्न से, और हमने शुरुआत में भी करवा दिया था कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत ऑप्शन में देखिए सन दिए हैं 1953, 1956, 1954 और 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1954। अब देखिए जितने भी भारत रत्न से रिलेटिव क्वेश्चन बनते फ्रेंड्स वो सारे के सारे हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए भारत रत्न से
यानी इसका जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 की इसकी क्या हुई थी? शुभारंभ यानी देना शुरू किया था। अब देखिए उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पूछ ले तो कौन आ जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। कौन आ जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये 2 जनवरी 1954 को दिया गया तो एक साथ कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। उन 3 व्यक्तियों में आपको पहला व्यक्ति याद रखना कि पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। वो इन्हीं के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक दिवस याद मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। वो किसकी जन्मदिन के याद में मनाया जाता है? हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन की याद में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारे भारत रत्न से? पूछ ले कि अब तक कितने व्यक्तियों को मरण उपरांत भारत रत्न दिया गया? तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? अब तक 15 व्यक्ति। पूछ ले कि कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 48 व्यक्तियों को। अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 48 व्यक्तियों को। अगला पॉइंट बनता है इससे कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को। अब ये अगला देखिए, सबसे कम उम्र में पाने वाला कौन था? सबसे कम उम्र में पाने वाला कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। और ये सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरा क्या है? ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। क्या है? एकमात्र खिलाड़ी जिसको क्या मिला है? भारत रत्न। एकमात्र खिलाड़ी जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला है। ये थे फ्रेंड्स भारत रत्न से जितने भी। और ये पूछ ले कि सर्वप्रथम पहला व्यक्ति कौन था, जो विदेशी व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न मिला था? तो 1987 में किसे मिला था? गफ्फार अब्दुल खान को। गफ्फार अब्दुल खान। तो पहले व्यक्ति थे जो विदेशी थे जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और कब मिला था? 1987 में। और पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी जिसे भारत रत्न मिला था? तो प्रथम महिला कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये थे फ्रेंड्स भारत रत्न से रिलेटिव। ये पता होना चाहिए कि भारत रत्न की जो शुरुआत थी वह कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री पूछ ले तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जब 2 जनवरी 1954 को दिया गया तो कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। और 3 व्यक्तियों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये पूछ ले कि अब तक मरण उपरांत कितने व्यक्तियों को मिला? तो मरण उपरांत अब तक 15 व्यक्तियों को मिला। अब पूछ ले कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 48 व्यक्तियों को। और पूछ ले कि एक साथ कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को। और पूछ ले कि सचिन तेंदुलकर नहीं, अगर पूछ ले कि सबसे कम उम्र में जिसे भारत रत्न मिला उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। और ये क्या? एकमात्र खिलाड़ी हैं। और पूछ ले कि प्रथम व्यक्ति कौन था जो प्रथम व्यक्ति विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न मिला? 1987 में किसे मिला था? गफ्फार अब्दुल खान को। और पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो कौन था फ्रेंड्स जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार और देवबर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी क्या जाएगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका क्या जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है ए। चलिए फ्रेंड्स अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की स्थिति है, यानी कौन सी गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन हमारा पीछे आ गया कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो ब्रह्मांड में क्या था हमारा हाइड्रोजन। और अब ये पूछ रहा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। और दूसरी क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है हमारी, 21%। और पूछ ले हमारी CO2 कितनी है, CO2 कितनी आ जाएगी, 0.03%। तो आपको इसने पूछा कि दूसरी गैस, तो दूसरी गैस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है ए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये बताना जो भाषाई आधार पे जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है ये, तो 1956 हमारा बी ऑप्शन में क्या है, 1956। और आपको बता दें कि जब इनका भाषाई आधार पे, तो वो भाषा कौन सी थी, तो कौन सी हो जाएगी, तेलुगु। कौन सी भाषा थी वो, तेलुगु भाषाई आधार पे प्रथम राज्य बन गया था कौन सा, आंध्र प्रदेश। जब हमारे 1956 में जब हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने, तो कितने राज्य बने थे, सबसे पहले 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपको याद रखना, सबसे पहले जब राज्य बने उस टाइम कितने राज्य बने थे, 14, और केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो कितने थे, 6। और अब वर्तमान में पूछ ले कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो ये भी ध्यान रखना, ये वर्तमान में है और ये सबसे पहले था। सबसे पहले 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कितने, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चल देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बतानी है जो नहीं है इनमें से, निम्न में से 4 में से। तो देखिए क्या क्या है, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप, स्विगी और उबर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो गूगल मैप है वो क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो देखिए फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्विगी भी है और उबर भी है। तो क्या नहीं है, गूगल मैप नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेथोलिथ निम्नलिखित में से किस का प्रकार है। तो ये मैं बताना, बेथोलिथ, ये बेथोलिथ होता है, ये किसका प्रकार है, तो ये किसका प्रकार आ जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या, आग्नेय चट्टान, घाटी और द्वितीयक प्रदूषक और महासागर जल धारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। तो हमें बताना कि जो निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। तो हमें बताना क्या क्या है। देखिए ऑप्शन क्या है, आंतरिक करोड, प्रॉपर्टी और बाह्य करोड और आवरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य करोड, जो क्या एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए फ्रेंड्स जीएसटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए कौन क्या क्या दिए हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, सेबी के अध्यक्ष या आरबीआई के गवर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी यानी केंद्रीय वित्त मंत्री। अब देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी से जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं वो एक साथ करते हैं जीएसटी से। तो पहले तो जीएसटी का फुल नेम आपको बताना चाहिए कि जीएसटी का फुल नेम क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये होता है जीएसटी का फुल नेम। अगला क्वेश्चन बनता है कि लागू कब हुआ था भारत में। तो लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। क्या जाएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान के जो भी वित्त मंत्री हैं वही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी के। तो जितने भी जीएसटी की काउंसलिंग होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री है वो उनकी अध्यक्षता करेगा। अब ये देखिए फ्रेंड, इसकी दर कितनी है, जीएसटी की दर कितनी दरों में इस जीएसटी को लागू किया गया है। तो जीएसटी की कितनी दर है, 5 दर है। कौन कौन सी,
एक तो 0%, दूसरी हमारी 5%, तीसरी हमारी कितनी है 12%, चौथी हमारी कितनी 18% और पांचवी क्या रखी गई है 28%। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जीएसटी की कितनी दरें हैं, तो जीएसटी की कितनी दरें हो जाएंगी 5 दरें। कौन कौन सी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था। सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुई थी, तो किस देश में हुई थी 1954 में फ्रांस ने लागू की थी। किसने की थी फ्रांस ने। पहला देश था जिसने जीएसटी लागू की थी फ्रांस ने, और कब की थी 1954 में। अब देखिए भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसकी जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था, तो भारत का कौन सा था पहला राज्य, पहला राज्य। तो भारत का पहला राज्य क्या था असम। भारत का पहला राज्य था असम जिसने जीएसटी लागू की थी। ये थे फ्रेंड्स जीएसटी से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी मैंने कराने की पूरी कोशिश की। फिर भी कोई एक दो पॉइंट रह गए तो फ्रेंड्स आपको याद हो तो जब जहां भी ये क्वेश्चन लिख रहे हो वो पॉइंट आप इनके साथ उनको जरूर लिख लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को दिहांग कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, भारत की नदी है ये ब्रह्मपुत्र, इसको क्या कहा जाता है दिहांग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए यानी दिहांग। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो जब 1986 में जो एशियाई खेल हुए थे दक्षिण कोरिया में, इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये फ्रेंड्स आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। दोनों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, और इस तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछने की पूरी कोशिश है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में क्या है 6 और ऑप्शन डी में क्या है तो 5। 1986 में कितने ओलंपिक एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी 5 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी 1986 में एशियाई खेलों की जो प्रतियोगिता, उसमें 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विशेषित होती है। तो हमें बताना किस बल के कारण है, तो किस बल के कारण है, तो ऑप्शन देखिए अंतर्जनित बल, कोरियोलिस बल, चुंबकीय बल या प्रयुक्त बल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चुंबकीय बल के कारण जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विशेषित होती हैं वस्तुएं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले इसे क्या कहा जाता था। तो हमें बताना कि पहले इसे क्या कहा जाता था। तो देखिए ऑप्शन के जहां पर गुरु नानक का जन्म हुआ था तो उस जगह को पहले क्या बोलते थे, फिलहाल तो उसे क्या बोलते हैं नानकाना साहिब। क्या बोलते उसे नानकाना साहिब, तो पहले क्या बोलते थे उसे। तो देखिए इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या आंसर आएगा, राय बोई दी तलवंडी या उमरकोट या लूनी या गेडा। तो इसका क्या जाएगा, जो हमारे गुरु नानक है ये पहले सिख धर्म के पहले क्या है गुरु, इन्होंने सिख धर्म की क्या की थी स्थापना की थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था तलवंडी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राय बोईदी तलवंडी। और इनका जन्म पूछ ले कि कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था 1469 में। 1469 में तलवंडी में हुआ था और ये प्रथम सिख गुरु थे, इन्होंने क्या की थी सिख धर्म की स्थापना की थी। और इनके पिताजी का नाम पूछ ले तो क्या जाएगा कालू जी। कालू जी इनके पिताजी का नाम था। और पूछ ले कि इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो कौन बने थे गुरु अंगद देव। अंगद देव कौन बन गए थे गुरु अंगद देव। इनके जो उत्तराधिकारी कौन थे गुरु अंगद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है। तो हमें ये बताना जो दिमसा है ये किस
भारतीय राज्य का एक नृत्य है। तो जनजातीय नृत्य है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में दिया है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आई होप कि फ्रेंड्स इसको आपको पता होगा। दिमसा, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से कहाँ का ये नाम लग रहा है, तो देखिए दिमसा, तो ये है आंध्र प्रदेश का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ब्लू अम्ब्रेला, नीली छतरी, द ब्लू अम्ब्रेला मानी ब्लू मानी नीला, अम्ब्रेला मानी छतरी, छत्ता यानी नीला छत्ता पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, सुकेतु मेहता या विक्रम चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए पुस्तक इंग्लिश की लग रही है, नाम भी क्या है इंग्लिश में, द ब्लू अम्ब्रेला। तो इसके लेखक भी कौन होंगे, अंग्रेज टाइप के नाम होंगे वही होंगे। तो इसका क्या जाएगा राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। तो क्या जाएगा राइट आंसर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमें यह बताना पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पत्ती, तना, बीज, जड़। तो किस में पाई जाती है मेसोफाइल कोशिका, ये पाई जाती है पत्ती में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पत्ती, यानी ऑप्शन ए, पत्ती में क्या पाई जाती है मेसोफाइल कोशिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है। तो मनिका बत्रा बतानी है हमें किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, देखिए जिम्नास्टिक से है या क्रिकेट से है या टेबल टेनिस से है या बैडमिंटन से है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सी, यानी टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन है सी। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था। तो हमें ये बताना जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1900, नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1903 में, और चौथा क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कब गया था 1896 में गया था। ये कौन सा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। और अधिवेशन पूछ ले कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो 12वां अधिवेशन था। और पूछ ले ये 12वां अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो कहाँ हुआ था ये कलकत्ता में। 1896 में कलकत्ता में 12वां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें हमारा सबसे पहले किसने गाया था, ये गाने वाला का भी नाम बता देते हैं फ्रेंड्स। गाने वाला कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। और विक्रम और चटर्जी क्या थे, इसके लेखक थे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा है वंदे मातरम, कितना समय दिया गया इसको गाने का, तो इसका समय कितना है 65 सेकेंड। कितना है 65 सेकेंड में ये गाया जाता। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो हमारे क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि जो वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था, जिस अधिवेशन में गाया गया था 1896 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता भी पूछ सकता, तो उसकी अध्यक्षता क्या जाएगी रहीमतुल्लाह शाहनी। कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्लाह शाहनी। रहीमतुल्लाह शाहनी इसके अध्यक्ष थे। और 1896 में कौन सा अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में। और सबसे पहले किसने गाया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यही इनके क्या थे, लेखक थे। और कितने सेकंड का समय रखा गया इसको राष्ट्रीय गीत को गाने का, 65 सेकंड। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, 12वें अधिवेशन की रहीमतुल्लाह शाहनी ने। ये थे फ्रेंड्स इससे रिलेटिव क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक चुनाव कराने के लिए बाध्य कराता है। तो हमें यह बताना है किसके तहत बाध्य कराता है। तो देखिए अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 312। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 324 के तहत
संसद राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य कराता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है। तो हमें ये बताना जो ध्वनि है जो निम्नलिखित जो माध्यम दिए सबसे ज्यादा किस में गुजरती है। तो देखिए क्या क्या दिए, तरल, गैस, ठोस और निर्वात। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ध्वनि किस में गुजरती है, ठोस में। क्या जाएगा ऑप्शन सी। अगर प्रकाश पूछ ले कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो प्रकाश का पूछ लेगा तो क्या जाएगा निर्वात। क्या जाएगा निर्वात। पर इसने पूछा क्या ध्वनि, तो ध्वनि किस में होती है सर्वाधिक, ठोस में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40+ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी है यानी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ के साथ शेयर जरूर कर दें आपके व्हाट्सएप ग्रुप 1, 2, 3 जितने भी हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स जरूर शेयर करें, 1 से 2 सेकंड का समय लगता है शेयर करने में। और आपने अभी तक हमारे चैनल M4 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। जैसे हमारी नई वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। और मैथ से जितने भी चैप्टर कराए हमने 0 लेवल से लेकर हर लेवल तक के क्वेश्चन को हमने करवाया। तो फ्रेंड्स आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, सारे के सारे चैप्टर निःशुल्क हैं। और इस वीडियो के आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां हमारे ग्रुप में 1 से 1 पीडीएफ शेयर की जाती है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए अलविदा।